रात के 11 बजे खुली सड़क किनारे कार्तिक अकेला बैठा अपनी दास्तान सुना रहा था। उस वक्त उस कुत्ते के अलावा वहाँ कोई नहीं था और पिछले 1 घंटे से वह कुत्ता बिना किसी शिकायत के कार्तिक की बातें सुन रहा था। ठंडी हवाएं चलने लगी। शराब का नशा कार्तिक के सर चढ़ने लगा था। कुत्ते को वह इंसान समझ बैठा था और कहने लगे कि जो सोफिया है वह बड़ी खतरनाक लड़की है। एक बार ऐसे ही उसने मुझे शराब पिला दी थी और मैं ऐसे ही सड़कों पर घूम रहा था। तब नंदिनी मुझे ढूंढती हुई आई। सी इज़ सो केयरिंग। उसे बहुत फिक्र है मेरी। तब ऐसी ही रात में खाली पड़ी सड़क पर मैंने उसके साथ डांस किया था। वो मेरे बहुत करीब थी। बहुत मतलब इतना कि उसकी सांसों को मैं अपनी सांसों में महसूस कर सकता था। उस वक्त उसने मुझे घर भी छोड़ा। वो हमेशा मेरी हेल्प के लिए कहीं से भी निकलकर आ जाती थी, डोरेमोन की तरह। नहीं नहीं, डोरेमोन नहीं, वो मेरी शिजुका है। मैंने उसे बहुत परेशान किया है, बहुत बार दिल दुखाया, पर वो कभी मुझसे शिकायत नहीं करती है। सी इज़ रियली सो नाइस। लेकिन उसने मुझसे कहा, क्यों नहीं, देन सी लव्स मी। मुझे क्यों जाने दिया उस सोफिया के पास। ऐसे तो इतने थप्पड़ मारती है, एक थप्पड़ और मार लेती और खींच कर ले आती मुझे वहाँ से। अब मैं तो सॉफ्ट बंदा हूँ ना यार, फिसल जाता हूँ कहीं भी, कभी भी। उसको तो मुझे संभालना चाहिए था। उसने मुझे नहीं बताया कुछ भी। क्यों नहीं बताया? क्यों 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 नहीं बताया? और बेचारा कुत्ता उसे अधखुली आंखों से देखता रहा। कार्तिक की बातें कम थी जो वह अब उसके सामने ये सब नौटंकी भी करने लगा। कुत्ते ने उबासी ली और वहीं पसर कर लेट गया, जैसे कार्तिक से कहना चाह रहा हो, बस कर पगले, रुलाएगा क्या। पर कार्तिक उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह बस बोले जा रहा था। जब उसने कुत्ते को पसरे हुए देखा तो कहने लगा, हाँ हाँ सो जा तू, तेरे तो मज़े हैं। तुझे कौन सा किसी ने प्यार में धोखा दिया होगा, झूठ बोला होगा या फिर बातें छुपाई होगी। तुम लोगों की ज़िंदगी अच्छी है ना, किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। बस वक्त बेवक्त भौंक कर अपना वक्त काट लेते हो। तुम क्या समझोगे मेरे प्यार को। कार्तिक की बात पर कुत्ते ने अपनी गर्दन थोड़ी सी उठाई और झटक कर वापस लेट गया, जैसे कह रहा हो, हाँ हाँ, तुमने तो जैसे प्यार में खूब झंडे गाड़े हो। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि लड़की तो छोड़कर जाएगी ही तुझे। बड़ा आया प्यार समझाने वाला। तुझे पता है हम लड़कों की गलती कहाँ होती है। हम किसी को एक बार आई लव यू बोलते ही पिघल जाते हैं, और ये लड़कियाँ, इनको तो अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर बोले ना कि आई लव यू, तो पहली बात तो इनको भरोसा ही नहीं होगा, और दूसरा अगर प्यार होगा भी तो सामने से खुद नहीं कहेंगी, इंतज़ार करेंगी कि वो आकर कहें। बस इसी वजह से देर हो जाती है। नंदू ने भी तो यही किया ना, वो इंतज़ार करती रही पर खुद से चल के नहीं कहा। कह देती तो इतना सब होता ही नहीं। कितनी हैप्पी लाइफ थी मेरी। इन सब ने मिलकर इसकी बैंड बजा दी। सोफिया भी गई और देख, अब न नंदू भी मेरे साथ नहीं है। कार्तिक ने अफसोस जताते हुए कहा। रात गहराने लगी। कुत्ते को अब कार्तिक की बातों से इरिटेशन होने लगी थी। उसने एक नज़र कार्तिक को देखा, चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर जमी से लगा लिया, जैसे कह रहा हो, भाई जाना अब तू यहाँ से। तेरी बातें सुन सुन कर अब तो मैं भी तेरी नंदिनी को मिस करने लगा हूँ। कार्तिक को कुत्ते की यह हरकत नागवार गुजरी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देख तूने भी मुंह मोड़ लिया। अब चलता हूँ यार, खामखा तुझे इतना सब सुना दिया, पर जाते जाते एक बात कहनी है तुझसे। कभी किसी लड़की को अपनी बेस्ट फ्रेंड मत बनाना। नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि कब वो बेस्ट फ्रेंड
तुमसे प्यार करने लग जाए ये कोई नहीं जानता। कुत्ता अपनी जगह से उठा और अपनी गर्दन को 2-4 बार झटका, कानों को हिलाया। ऊँघते उसने एक नज़र कार्तिक पर डाली और आंखों ही आंखों में कहने लगा, तू तो जाएगा नहीं, मैं ही चलता हूँ। कहीं तू मुझे अब कुत्ते से इंसान बनने पर मजबूर न कर दे और मेरे मुंह से गाली न निकल जाए। कुत्ते को अपनी ओर घूरता पाकर कार्तिक ने भौहें ऊपर नीचे की तो कुत्ते ने हल्का सा भौंककर उसे झिड़का और वहाँ से चला गया। कार्तिक को लगा जैसे जाते जाते कुत्ता उसे शुद्ध हिंदी में अच्छी वाली गाली देकर गया है। उसे जाते हुए देखकर कार्तिक भी दूसरी ओर आगे बढ़ गया घर जाने के लिए और चलते चलते गाने लगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ठंडी हवाएं उसके बदन पर थपेड़े मारती हुई गुजर जाती। अपनी धुन में गाता हुआ कार्तिक लड़खड़ाते कदमों से घर आ गया। उसे अब भी होश नहीं था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सामने अखिलेश जी खड़े थे। कार्तिक ने उन्हें एक नज़र देखा और चुपचाप अंदर चला गया। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? पास खड़ी रंजना ने अखिलेश जी से कहा। उससे बात करने का ये सही वक्त नहीं है रंजू, अभी वो नशे में है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। बेहतर होगा हम कल सुबह उससे बात करें। वो सुरक्षित घर आ गया, अभी के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अखिलेश जी ने कहा। हाँ, लेकिन उसका इस तरह इतनी रात को घर में शराब पीकर आना, क्या ये सही है? हम इस तरह उसकी गलतियों पर पर्दा तो नहीं डाल सकते। रंजना ने परेशान होते हुए कहा। मैं तुमसे पर्दा डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ रंजू। इस वक्त कार्तिक नशे में है, उससे कुछ पूछना न पूछना एक जैसा है। अभी वो परेशान है और उससे सवाल करके मैं उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता। हमें उससे सुबह बात करनी चाहिए। अखिलेश जी ने सहजता से रंजना को समझाते हुए कहा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे बच्चे को, हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला पता नहीं कहाँ उलझ कर रह गया है। मुझे तो अब डर सा लगने लगा है। रंजना ने भावुक होकर अखिलेश जी के कंधे पर सर रखते हुए कहा। परेशान मत हो रंजू, सब ठीक हो जाएगा। अखिलेश जी ने रंजना का सर सहलाते हुए कहा। अगली सुबह नंदिनी हाथ में बड़ा सा बॉक्स लिए आई जिसे उसने लाल रंग के सुनहरे कागज से पैक किया हुआ था। अंदर आकर उसने बॉक्स को टेबल पर रखा और किचन में आकर रंजना को पीछे से गले लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। अरे बेटा, तुम कब आई? रंजना ने नंदिनी को वहाँ देखकर चौंकते हुए कहा। बस आंटी, अभी अभी आई हूँ, आपके हाथ से बनी एक कप चाय पीनी है। नंदिनी ने वही किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं सबके लिए चाय बनाने ही जा रही थी। चाय के साथ कुछ और लोगी बेटा? रंजना ने गैस पर चाय का पतीला रखते हुए कहा। नहीं आंटी, सिर्फ चाय। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। नंदिनी, तुमने कार्तिक को बताया? रंजना ने चाय बनाते हुए कहा। क्या आंटी? नंदिनी ने अनजान बनते हुए कहा। यही कि तुम कार्तिक से प्यार करती हो। रंजना ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। छोड़िए ना आंटी ये सब, ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? नंदिनी ने रंजना की बात टालते हुए कहा। नंदिनी, बात को घुमाओ मत, तुमने कार्तिक से कहा या नहीं? रंजना ने चाय की कप में छानते हुए कहा। आंटी, मैंने उसे नहीं कहा। नंदिनी ने धीरे से कहा। पर क्यों? रंजना ने हैरानी से कहा। अब कहने का कोई मतलब नहीं है आंटी। बन्नी अपना प्यार चुन चुका है, सोफिया। हाँ आंटी, वो सोफिया को पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। कार्तिक के लिए वही सही है। नंदिनी ने उदास स्वर में कहा।
तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि कार्तिक के लिए तुम्हारे अलावा और कोई लड़की सही नहीं हो सकती, रंजना ने दर्द भरे स्वर में कहा। नंदिनी खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी। रंजना ने चाय का कप उठाया और नंदिनी के सामने आकर कहा, नंदिनी, ये ज़िंदगी भी एक चाय के कप की तरह है और प्यार जिसमें चीनी का काम करता है। बिना चीनी की चाय अच्छी नहीं लगती। इसी तरह बिना प्यार के ज़िंदगी भी बेस्वाद लगने लगती है। जैसे ये चीनी इस चाय में घुलकर गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती, पर इसका अस्तित्व इसमें बना रहता है। मैं चाहती हूँ वैसे तुम्हारा प्यार कार्तिक की ज़िंदगी में घुले। नंदिनी डबडबाई आंखों से रंजना को देखने लगी। तुम्हारी चाय पीकर देख लो, मीठा सही है तो है ना? और अगर कम हो तो एक चम्मच ऊपर से घोल लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, रंजना ने कहते हुए कप नंदिनी की ओर बढ़ाया और अखिलेश जी के लिए चाय लेकर किचन से बाहर निकल गई। रंजना ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कह दी, जिसका मतलब बहुत गहरा था। नंदिनी ने चाय पी और किचन से बाहर आ गई। वह कार्तिक के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। कार्तिक दरवाज़ा की ओर पीठ किए हुए अपने बेड पर बैठा था। शायद रात भर से सोया नहीं था। नंदिनी ने कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाई। सारा कमरा अस्त व्यस्त था। बनी, नंदिनी ने धीरे से कहा। कार्तिक, जो कि नंदिनी से पहले से इतना खफा था, नंदिनी की आवाज़ सुनकर और ज़्यादा भड़क गया और कहा, नंदू, क्यों आई हो यहाँ? नंदिनी, बनी, मैं सिर्फ तुम्हें कार्तिक ने नंदिनी की बात पूरी ही नहीं होने दी। वह गुस्से से उठा और नंदिनी के सामने आकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्या कहने आई हो। देखो नंदू, अगर तुम यहाँ सोफिया को लेकर मुझे कुछ समझाने या कहने आई हो तो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला। बनी, नंदिनी ने बोलना चाहा पर बोल नहीं पाई। क्या मैं नंदू, तुम भी बाकी सब की तरह निकली धोखेबाज। झूठ बोला तुमने मुझसे। मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मुझसे सच छुपाया तुमने। मैं तुम्हें अपनी हर बात बताना था ना, पर तुमने मुझसे हर बात छुपाई। क्यों किया ऐसा? क्यों? कार्तिक चिल्ला उठा। कार्तिक का आज ये रूप नंदिनी ने पहली बार देखा था। वह सहम गई। कार्तिक उसके पास आया और उसके कंधों को अपने मजबूत हाथों में थामते हुए गुस्से से कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो। ये बात भी मुझे किसी और से पता चली। क्यों छुपाई मुझसे ये बात? क्यों झूठ बोला मुझसे कि तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्यों किया ऐसा नंदू? मैं तुम्हारे और सोफिया के बीच नहीं आना चाहती थी। नंदिनी के मुंह से मुश्किल से निकला, ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो कि तुम किसी के बीच आ रही हो। नंदू, तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। सोफिया, सोफिया कहते हुए कार्तिक गुस्से से नंदिनी से दूर हो गया और उसकी तरफ पीठ घुमा ली। सोफिया तुमसे बहुत प्यार करती है कार्तिक, नंदिनी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। तुम सबने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है। सब किसी न किसी से प्यार करते हैं, पर कोई नहीं जानना चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या से क्या बन गया हूँ। जिससे प्यार नहीं है उसे समझा नहीं पा रहा हूँ मैं, और जिससे प्यार करने लगा हूँ वो समझना नहीं चाहती। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? कार्तिक एक बार फिर चिल्ला उठा। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्तिक ने दर्द भरे स्वर में कहना जारी रखा, मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं रही। उसे दो हिस्सों में बांट दिया है। एक कहती है प्यार है
दूसरी प्यार होकर भी जताना नहीं चाहती है। मेरी ज़िंदगी, मेरे शौक़, मेरी सोच, यहाँ तक कि मेरी सांसें भी बढ़ चुकी है। सबको अपना अपना प्यार चाहिए, लेकिन कोई मेरे दिल में झांक कर नहीं देखता कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे चाहने या ना चाहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंदू। सोफिया नहीं समझ रही, तुम समझना नहीं चाह रहे। कितनी आसानी से कह दिया तुमने ये सब। मुझे लगता था नंदू तुम मुझसे समझती होगी, पर तुमने भी मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मुझे सोफिया के साथ जाने दिया, ये जानते हुए भी कि वो मेरे लिए सही नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तुम्हें एहसास भी है बीते दिनों किस नर्क से गुजरा हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नंदू भी क्या ये सब। आई एम सॉरी बनी, नंदिनी ने रोते हुए कहा। चली जाओ यहाँ से, कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखे बिना गुस्से से कहा। उसे लगा नंदिनी फिर से उसे सोफिया के लिए कन्विंस करेगी, इसलिए कार्तिक ने जानबूझकर उसे वहाँ से जाने को कहा। वह नहीं चाहता था कि गुस्से में कहीं उसकी कोई बात नंदिनी को हर्ट कर जाए। बन्नी, नंदिनी ने कहा। नंदिनी जाओ यहाँ से। आई से गो, कार्तिक ने चिल्लाकर नंदिनी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, पर कार्तिक का पहली बार उसे नंदिनी कहकर बुलाना चुभ सा गया। उसे लगा जैसे कार्तिक ने एक पल में उसे पराया कर दिया हो। नंदिनी वहाँ से बाहर चली आई। कार्तिक के दिल में दबा गुस्सा आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। आंखों से बहते आंसू तकिए को भिगोने लगे। नंदिनी तेजी से घर से निकल गई। रंजना, जो कि कार्तिक के कमरे के बाहर ही खड़ी थी, जिसे नंदिनी ने देखा नहीं था। रंजना ने कार्तिक की बातें सुनी तो उसे नंदिनी के लिए बहुत बुरा लगा। वह नंदिनी को रोकने गई, लेकिन तब तक नंदिनी जा चुकी थी। दिल दोनों का दुखा था, नंदिनी का भी और कार्तिक का भी, लेकिन इसका खामियाजा रंजना भुगत रही थी। एक तरफ वह नंदिनी का टूटता दिल देख रही थी, जिसके एक एक टुकड़े में सिर्फ कार्तिक के लिए प्यार भरा था, और दूसरी तरफ अपने बेटे का दर्द। रंजना आकर सोफे पर बैठ गई और कार्तिक के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। अखिलेश जी आकर रंजना के पास बैठ गए तो रंजना की आंखें छलक पड़ी और उसने सारा किस्सा अखिलेश जी को कह सुनाया। 3 से 4 घंटों के बाद जब कार्तिक का मन शांत हुआ तो वह बाहर आया। उसकी आंखें लाल हो गई थी, चेहरा उदासी से घिरा हुआ था। कार्तिक वॉश बेसिन में आकर मुंह धोने लगा। मुंह धोकर जैसे ही पलटा, सामने रंजना खड़ी थी। रंजना की आंखों से बेबसी और चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। मॉम, कार्तिक ने धीरे से कहा। सटैक, एक जोरदार थप्पड़ रंजना ने कार्तिक के गाल पर मारा। अखिलेश जी सोफे से उठ खड़े हुए। ऐसा पहली बार हुआ था जब रंजना ने कार्तिक पर हाथ उठाया था। कार्तिक कुछ कहता इससे पहले ही रंजना बोल पड़ी। समझता क्या है तू अपने आप को? तेरा जो मन करेगा तू करेगा। बचपन से लेकर आज तक तेरी हर शरारत, हर मस्ती बर्दाश्त की मैंने, पर तुझे एक लड़की का दिल तोड़ने का हक किसने दिया? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। उसे एहसास था कि उससे गलती हुई, वरना रंजना को पहले उसने ऐसे कभी नहीं देखा था। रंजना की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। उसने दुखी स्वर में कहा, वो बच्ची यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी, तुम्हें जन्मदिन विश करने आई थी, पर बदले में उसकी आंखों में आंसू देकर बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया है तूने उसे। क्या नंदिनी यहाँ इसलिए आई थी? तो क्या?
हाँ, वो सिर्फ तुम्हें बर्थडे विश करने आई थी। वो रहा उसका लाया हुआ तोहफा। नंदिनी से अच्छी दोस्त, प्रेमिका और हमसफ़र तुम्हें नहीं मिल सकती कार्तिक। बहुत प्यार है नंदिनी तुमसे और तुम्हारी खुशी के लिए। हर बार उसने पहले अपने जज्बातों की कुर्बानी दी है। नंदिनी जैसा प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता, सोफिया भी नहीं। कहते हुए रंजना की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्तिक अवाक सा खड़ा और खुद से कहने लगा, ये मुझसे क्या हो गया। नंदू आज मुझसे अपने दिल की बात कहने आई थी और मैंने क्या कर दिया। कार्तिक टेबल पर रखे उस लिफाफे की ओर बढ़ा और उसे जल्दी जल्दी खोलकर देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बार बार एक ही ख्याल कि उसने आज फिर से नंदिनी का दिल दुखाया है। कार्तिक ने डिब्बा खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दर्द को रोकने के लिए उसने अपने निचले होठों को दांतों तले दबा दिया और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने आंखें खोली और डिब्बे में पड़े उस गिटार को निकाला जो नंदिनी ने उसके लिए ख़रीदा था। गिटार के साथ एक चिट भी थी। कार्तिक ने उसे जल्दी जल्दी खोला और पढ़ने लगा, हैप्पी बर्थडे बनी, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफ़ा। कैसा लगा? मैं चाहती हूँ तुम अपने सपने की शुरुआत इससे करो। डोंट वरी, पापा से मैंने बात कर ली है, उन्हीं के कहने पर ये ख़रीदा है। अब ये मत सोचना कि मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए। दरअसल मैंने अपनी पॉकेट मनी से कुछ कुछ बचाया और सब इकट्ठा करके ख़रीद लिया। अब तो तुम मुझे गाना सुनाओगे ना? नंदू पढ़ते हुए कार्तिक की आंख से आंसू बहकर उस कागज़ पर बहने लगे। कार्तिक ने उस कागज़ को चूम लिया। अखिलेश जी और रंजना दोनों ही कार्तिक की आंखों में नंदिनी के लिए प्यार देख रहे थे। अखिलेश जी कार्तिक के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे रोक लो बेटा, कहीं देर न हो जाए। कार्तिक अखिलेश जी के गले लग गया। उसने कागज़ टेबल पर रखा और बाइक की चाबी उठाकर घर से निकल गया। रंजना नम आंखों से अखिलेश जी की तरफ देखकर मुस्कुरा उठी। कार्तिक जितनी तेज़ बाइक चला सकता था उसने चलाई और नंदिनी के हॉस्टल पहुंचा। नंदिनी की क्लासमेट स्वाति उसे बाहर ही मिल गई। कार्तिक तेज़ी से उसके पास आया और कहा, स्वाति, नंदू कहाँ है? वो तो बहुत पहले यहाँ से चली गई। स्वाति ने कहा। चली गई? कार्तिक ने परेशानी भर स्वर में कहा, पता नहीं, पर उसने हॉस्टल छोड़ दिया और कहा कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। स्वाति ने कहा, मेरे लिए कोई मैसेज? कार्तिक ने कहा, हाँ, उसने एक कागज़ छोड़ा है तुम्हारे लिए, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। कहकर स्वाति अंदर चली गई और कुछ देर बाद वापस आकर एक कागज़ कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। कार्तिक ने कांपते हाथों से उस मुड़े हुए कागज़ को खोला और पढ़ना शुरू किया। बनी, अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं कभी तुम्हारे और सोफिया के बीच नहीं आना चाहती थी, पर क्या करूं, तुम्हारे साथ रहते, तुमसे बात करते, तुम्हें देखते देखते कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं ज़िंदगी भर इस एहसास को अपने दिल में रखना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, अपना प्यार भी नहीं। मेरी वजह से आज तुम इतना दर्द में हो, मैं ये नहीं देख पा रही बनी। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अपने प्यार के साथ खुश रहो। मैं अगर तुम्हारे सामने रही तो खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाऊँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारी नंदू। कार्तिक की आंख से फिर से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा
लाल हो गया। आंखों में आंसू के साथ साथ दर्द भी था। स्वाति से कार्तिक का दर्द देखा नहीं गया तो उसने कहा, कार्तिक, नंदिनी तुमसे बहुत प्यार करती है, इतना कि मैं चाहूँ तब भी बता नहीं पाऊँगी। वो बहुत सीधी सादी लड़की है, उसे अपनी बात कहना नहीं आता, बस महसूस करती रहती है। तुम्हारी खुशी के लिए उसने हमेशा अपना दिल दुखाया है। कभी कभी तो उसे देखकर जलन होने लगती है कि कोई लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती है, पर नंदिनी करती है। तुम बहुत लकी हो कार्तिक, जो तुम्हें नंदिनी जैसी दोस्त मिली। उसे खोना तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। कार्तिक ने अपने आंसू पोंछे और कागज़ को जेब में रखकर जाने लगा तो स्वाति ने कहा, कार्तिक, उसकी ट्रेन छूटने में अभी 10 मिनट है, एक कोशिश करके देखो, तुम उसे रोक सकते हो। कार्तिक ने आंखों ही आंखों में स्वाति को थैंक यू कहा और वहाँ से भागा। स्टेशन पहुँचते पहुँचते उसे वक्त लग गया। ट्रेन चल पड़ी थी। कार्तिक तेजी से ट्रेन की तरफ भागा। बदहवास सा वह एक एक खिड़की देख रहा था। नंदिनी नहीं मिली। चेहरे पर परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। कार्तिक फिर भी भागता हुआ देखने लगा। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, पर अभी प्लेटफॉर्म पर ही थी। कार्तिक को कुछ नहीं सूझा तो वह जोर से चिल्ला उठा, नंदू! ट्रेन में बैठी नंदिनी ने जब कार्तिक की आवाज़ सुनी तो दौड़कर दरवाजे पर आई। कार्तिक को नंदिनी दिख गई। वह ट्रेन के साथ भागने लगा। नंदू, नंदू मत जाओ, नंदू एक बार मेरी बात सुनो। नंदिनी ने कार्तिक को देखा और दरवाजे से हटकर दीवार से पीठ लगा ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कार्तिक बदहवास सा दौड़ते हुए नंदिनी से रुकने की रिक्वेस्ट करता रहा। ट्रेन तेजी से आगे निकल गई। कार्तिक वहीं रुक गया और घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। उड़ता हुआ सफ़ेद दुपट्टा आकर उसके चेहरे पर गिरा। कार्तिक ने दुपट्टा हटाया तो ट्रेन जा चुकी थी। कार्तिक ने देखा वो सफ़ेद दुपट्टा किसी और का नहीं बल्कि नंदिनी का ही था। हताश सा वह उठा और दुपट्टे को अपने हाथ पर लपेट लिया। पास पड़ी बेंच पर आ बैठा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। कार्तिक खामोश सा वहीं बैठा रहा। शाम हो चुकी थी। कार्तिक उठा और घर के लिए निकल गया। कार्तिक घर आ गया। उसे देखते ही अखिलेश, रंजना उसके पास आए। अखिलेश जी ने कहा, नंदिनी से मिले? बात हुई तुम्हारी उससे? कहाँ है वो? उसे साथ क्यों नहीं लाए? कार्तिक, कुछ तो कहो बेटा, नंदिनी से बात हुई तुम्हारी? रंजना ने परेशानी भरे स्वर में कहा, नंदिनी यहाँ से हमेशा के लिए चली गई है पापा। कार्तिक ने उदास स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं नंदिनी को लेकर आऊँगा, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। अखिलेश जी ने कार्तिक को हिम्मत देते हुए कहा, नहीं पापा, नंदिनी खोई नहीं है, जानबूझकर दूर हो गई है हमसे। कहते हुए कार्तिक ने जेब से कागज़ निकाला और अखिलेश जी की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक आगे बढ़ा, टेबल पर रखा गिटार उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कार्तिक आकर बालकनी में बैठ गया और अपनी उंगलियां गिटार के ऊपर चलाने लगा। कितने सालों बाद उसने गिटार के तारों को झनझनाया था, लेकिन वो धुन बहुत दर्द भरी थी। कार्तिक ने अपनी आंखें मूंद ली और सैड सॉन्ग गाने लगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो वक्त रहते अपने प्यार का इजहार कर लिया करो, नहीं तो कार्तिक और नंदिनी की तरह पछताते रह जाओगे। नंदिनी कार्तिक की ज़िंदगी से दूर चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसने
नंदिनी की कदर नहीं जानी। इसलिए जो तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं उसे कभी खुद से दूर न जाने दे। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।